बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी पर भारत सरकार को बड़ी जीत मिली है। लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को दे दी है मंजूरी। नीरव मोदी के मामले की सुनवाई कर रहे जज ने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में नीरव मोदी के केस की निष्पक्ष सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने नीरव मोदी के लिए मुंबई की ऑर्थर रोड जेल को सुरक्षित माना है। तो नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दे दी गई है मंजूरी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई जेल में रखा जाएगा। प्रत्यर्पण के बाद नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। भारत सरकार को ये बड़ी जीत मिली है। लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को दे दी है मंजूरी। नीरव मोदी के मामले की सुनवाई कर रहे जज ने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने माना कि भारत में नीरव मोदी के केस की निष्पक्ष सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल सुरक्षित है नीरव मोदी के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए। ये बड़ी टिप्पणी और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, कितनी बड़ी जीत, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को यूके की कोर्ट से मंजूरी। देखिए, बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को दोहराया है कि जो लोग हिंदुस्तान में टैक्स पेयर से फ्रॉड करके विदेश भाग गए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी श्रृंखला में हमारी एजेंसीज ने लगातार नीरव मोदी हो चाहे अन्य ऐसे बिजनेसमैन हो जो यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय पर बैंकों से लोन लेते थे और उसको चुकाने की जगह विदेश भाग जाते थे, उन पे शिकंजा कसने का काम किया है। 2018 में इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट बनाया। उसके तहत इनकी जो जमीन और जो इनकी प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में थी उसको जब्त करने का काम किया। और उसके बाद अब लीगल रूट के माध्यम से इनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता है और आने वाले दिनों में इन जैसे जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जो फ्यूजिटिव्स हैं, उन पर भी इसी तरीके से शिकंजा कसता जाएगा। लेकिन भारत लाना क्या अभी भी आसान होगा, क्योंकि अभी भी विकल्प है नीरव मोदी के पास हाई कोर्ट जाने का? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर सरकार की मंशा हो तो इस प्रकार के निर्णय यूके की कोर्ट से आपको मिल सकते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश का जिसने भी लूटा है उसको वापस करना ही होगा। अमित मालवीय जी, एक बड़ी टिप्पणी वहां यूके की कोर्ट की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि केस है भारत में और जो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल है वही सुरक्षित है नीरव मोदी के लिए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो न्याय प्रक्रिया है उस पर हम सबको विश्वास है। हमारी जो जेलें हैं वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की हैं। जिस जेल में हमारे नेता रहे और ब्रिटिशर्स रहे, उस जेल में नीरव मोदी और कोई अन्य फ्यूजिटिव क्यों नहीं रह सकते? ये सब बातें वहां पर दलीलों की तरफ पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मेंटल हेल्थ का इशू भी रखा गया था, उसको भी कोर्ट की तरफ से डिसमिस कर दिया गया। देखिए, ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से जो लोग हिंदुस्तान से बचना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कानून से बचना चाहते हैं, वो कहेंगे। लेकिन चाहे मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे जेलों की कंडीशन की बात हो, जब आप हिंदुस्तान में रह के अपना व्यापार करते थे तब आपको ध्यान नहीं आया कि हिंदुस्तान के कानून कैसे हैं, वहाँ की जेल कैसी है, वहाँ की प्रणाली कैसी है। लेकिन जब आप यहाँ का लूट कर भाग गए तब आपको यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सारी दलील है जो कोर्ट में पेश करी जाती है, लेकिन सबका जवाब हमारे पास और जो भारत ने दलीलें दी उसको भी एक तरह से कहीं ना कहीं मंजूरी मिली है। एक तरह से कहीं ना कहीं उन दलीलों को माना है यूके की कोर्ट ने। अमित मालवीय जी, विरोधियों को क्या कहेंगे, क्योंकि नीरव मोदी के मामले को लेकर लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा गया, उसको लेकर अब जब यूके की कोर्ट ने मंजूरी दे दी है प्रत्यर्पण की, वो अलग बात है कि अभी विकल्प है, उस पर क्या होता है, लेकिन विरोधियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, नीरव मोदी जैसे लोग यूपीए की उपज है। यूपीए के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में राहुल गांधी नीरव मोदी के ब्राइडल ज्वेलरी शोरूम के इनॉग्रेशन में जाया करते थे। उसके बाद इनको बैंक से लोन मिल जाया करता था। तो स्वाभाविक रूप से जब तक यूपीए थी तब तक ये सारे लोग यही थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, ये लोग विदेश भागने की कोशिश करने लगे, कुछ निकल भी गए। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष नहीं चाहता था कि इन पर शिकंजा कसे और बार बार वो हमको इस पे टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे। अब जबकि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, तब विपक्ष क्या कहता है ये देखने लायक होगा। अमित मालवीय जी, क्योंकि आप लोग भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आप तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कितना वक्त और लग सकता है? क्योंकि अब तो ये प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है, नीरव मोदी
विकल्प का इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, उसकी गुंजाइश कितनी है, ये अलहदा मसला है। लेकिन क्या कोर्ट की तरफ से कोई समय सीमा भी रखी गई होगी इस पर? देखिए, चाहे जितनी भी अपील उनको वहां पर अभी मिल सकती है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, अंततः उन्हें हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के कानूनों के अंतर्गत अपनी सफाई देनी पड़ेगी और जो भी जुर्म साबित होता है उसके अनुसार जो सजा होती है उसको भुगतना पड़ेगा और देश का जितना लूटा है उसे वापस करना पड़ेगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बीजेपी नेता अमित मालवीय, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो भी घोटाले के आरोपी विदेशों में पनाह पा रहे हैं उन सभी को भारत लाने की पूरी कोशिश होगी। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी मुंबई से जुड़ गए हैं। विवेक, ये कितना बड़ा फैसला यूके की अदालत का नीरव मोदी को लेकर, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जहां एक तरफ ये फैसला दिया गया है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको भी माना है कोर्ट ने। बिल्कुल ठीक है गायत्री, आपने देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला 2018 का है और 2018 और अभी 2021 चली 3 साल तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, जो सेंट्रल एजेंसीज, उन्होंने सारे सबूत, सारे तथ्य, जितने दस्तावेज थे, वो हर एक हियरिंग में लंदन की कोर्ट में जाते थे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि जो नीरव मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया ईडी ने पीएमएलए के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहेंगे 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से तकरीबन 13,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया था। वो लोन पूरी तरह से उन्होंने जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्होंने पूरा लोन लिया था, जिनमें उनके साथी मेहुल चौकसी भी थे। उन सब से लोन मिलने के बाद वो बाकायदा जब उन पर लगा कि उनके ऊपर एजेंसी जांच कर रही है, उन पर गाज गिर सकती है, तो कुछ ही दिन पहले, यानी कि एफआईआर से कुछ ही दिन पहले, वो पूरे परिवार के साथ एक अननोन जगह पर चले जाते हैं। उसके बाद जब भारतीय जांच एजेंसी को पता चलता है कि उनकी लोकेशन लंदन है, उसके बाद वो नीरव मोदी अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं और एक बैंकरप्सी, यानी कि एक दिवालिया का एक एप्लीकेशन इंडियन कोर्ट में अपने वकील की तरह देते हैं, जिसके बाद एक कानूनी लड़ाई कई दिनों तक, कई सालों तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर वो लड़ती रही। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जो 5 अधिकारी, जो 5 टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी, वो हर एक हियरिंग में जाते थे, लंदन कोर्ट में जाते थे और जितने दस्तावेज थे वो सारे दस्तावेज वहाँ पेश करते थे। हालांकि इस एक्सट्रेडिशन की जो पूरी पॉलिसीज है उसको रोकने के लिए नीरव मोदी और उनके वकील ने हर एक हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि वो पैसा देने को तैयार हैं, दूसरी तरफ कहा कि मुंबई में सुरक्षित नहीं है, तीसरा पॉइंट उठाया कि अगर वो इंडिया में जाते भी हैं तो हिंदुस्तान की जेल उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद बाकायदा ईडी ने मुंबई के आर्थर रोड जेल का वीडियो बनाया, उसकी सिक्योरिटी बताई, उसकी जांच एजेंसी को साफ तौर पर यूके कोर्ट में पेश किया कि जहां अगर ये एक्सट्रेडिशन होता है तो नीरव मोदी को जहां जिस जेल में रखा जाएगा वो जेल बिल्कुल सुरक्षित है। ये सारे वीडियो, ये सारे तथ्य और ये सारे जो एविडेंस है जो नीरव मोदी के खिलाफ ईडी और जो सेंट्रल एजेंसीज वहाँ रखे हैं, उसके बाद ही जो यूके कोर्ट ने माना है। उनके पास अपील करने का मौका जरूर है, लेकिन अमूमन जो ईडी का तारीख, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अमूमन वही कोर्ट सेंट्रल एजेंसी या फिर इंडिया के फेवर में भी आने वाले जो अपर कोर्ट में दे सकते हैं। गायत्री, विवेक, लौटेंगे आपके पास। नीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आप बताइए, अदालत की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ कहा गया और जिस विकल्प का जिक्र किया जा रहा है कि अभी हाई कोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, उसको लेकर क्या कोई समय सीमा भी दी गई है? देखिए, सबसे पहले वहाँ की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के पास ये पूरा ऑर्डर जाएगा उनके सिग्नेचर के लिए। उसके बाद इस बात की संभावना ज़रूर होगी कि हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं, संभावना है गायत्री। अभी इस पूरे मामले में ऑर्डर को देखना होगा। दूसरी अहम बात है कि इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि बार बार नीरव मोदी इस पूरे मामले में 2019 से लेकर मार्च 2019 में नीरव मोदी की गिरफ्तारी एक्स्ट्रेडिशन वारंट पे हुई थी। उसके बाद 2 साल तक जो पूरा मामला चला, मजिस्ट्रेट कोर्ट की अदालत की बात करें या वहाँ के हाई कोर्ट की अदालत, हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ नीरव मोदी इस बात की कोशिश करते रहे कि उन्हें जमानत मिले, जमानत नहीं मिली। आज कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि अगर भारत में उनका एक्स्ट्रेडिशन होता है, एक्स्ट्रेडिशन का ऑर्डर दिया है, तो कोई भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। और दूसरी अहम बात, भारत की तरफ से इस पूरे मामले को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, जो वहाँ की सर्विस है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में जो सुविधाएं दी जाती, और बार बार डिफेंस की तरफ से, यानी नीरव मोदी के वकीलों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इतिहास जो है नीरव मोदी का, उनके परिवार का, वो डिप्रेशन का है, सुसाइड का है, तो ऐसे में उनका मेंटल कंडीशन वो ठीक नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से तमाम पहलुओं को रखा गया, वीडियो दिखाया गया, आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में जो सुविधाएं हैं उसका वीडियो रखा गया, पेश किया गया अदालत
अदालत के सामने। और ये पूरा मामला एक दिन का मामला नहीं, आज फैसला आया है। सुनवाई लगातार जारी थी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, जिसको भारत ने इस पूरे केस को हैंडल करने के लिए दिया था, उनके वकील ने बहुत मजबूती से भारत का पक्ष रखा और तब जाकर ये महत्वपूर्ण फैसला भारत के पक्ष में आया है। लेकिन रही बात क्या हाईकोर्ट में अपील की संभावना है? संभावना तो है, प्रीति पटेल उस पर दस्तखत करेंगी जो वहाँ की होम सेक्रेटरी हैं, भारतीय मूल की भी हैं, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में जाने की संभावना होगी। लेकिन ऑर्डर जिस तरह से दिया गया, तमाम पक्षों को जज ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तमाम पक्षों को जिस तरह से रखा है कि भारत में जाने पे आपके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि नीरव मोदी दोषी हैं, जबकि नीरव मोदी के वकील की तरफ से बार बार इस मामले को ऐसे पेश किया गया जैसे एक व्यापार के विवाद का मसला हो, लेकिन मामला तो दूसरा था। और दो मामले हैं इसमें, एक सीबीआई का मामला है, दूसरा प्रवर्तन निदेशालय का मामला है। 14,000 करोड़ जो पीएनबी का स्कैम उन्होंने किया है, उस मामले में आज एक बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए कह सकते हैं। देखना होगा कि अपने किन अधिकारों का उपयोग आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में नीरव मोदी करते हैं। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत, क्योंकि बार बार बहुत बड़ी जीत भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा और उसके गुनाहों की उसको सजा मिलेगी जिन मामलों में वो आरोपी है। विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, जरा बताइए तो, क्योंकि ऑर्थर रोड वहां पर रखा जाएगा, प्रत्यर्पण जब होगा, जब भारत लाया जाएगा नीरव मोदी को, कितनी तैयार, वहां पर क्या कुछ तैयारी? गायत्री, देखिए अगर मुंबई के आर्थर रोड जेल की बात की जाए, जब विजय माल्या की जब एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर आया था तो विजय माल्या ने भी ये सवाल उठाए थे कि वो आर्थर रोड जेल उनके लिए सुरक्षित नहीं है। बाकायदा सीबीआई की टीम जो नोडल एजेंसीज होती है, जो विदेशों में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वो नोडल एजेंसी टीम आर्थर रोड जेल आती है, बाकायदा एक पूरी वीडियो शूट करती है, यानी अंदर से बाहर तक पूरा वीडियो शूट करती है। और उसमें साफ तौर पे कहा था जो सबसे सुरक्षित बैरक है वहाँ पर नीरव मोदी या फिर जो विजय माल्या उनको लाया जाएगा। वो वीडियो बाकायदा ईडी के सोर्सेज ने लिया, ईडी ने बाकायदा वही वीडियो जाके यूके कोर्ट में दिखाया है कि ये जो जेल है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने काम किया, उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। पिछले 3 साल में ईडी लगातार पूरी कोशिश करती रही कि जो एक्सट्रेडिशन का पक्ष है उनके हालात उनके फेवर में है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में नीरव मोदी की जो पत्नी है एमी मोदी, उनको भी आरोपी बनाया गया, उनके भाई को भी आरोपी बनाया गया है। और ईडी की पूरी कोशिश की जो 13,000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा स्कैम है, उसमें जितनी नीरव मोदी से जो रिकवरी है वो की जा सके। यही वजह है कि नीरव मोदी के जो मुंबई के घर थे, उनकी महंगी पेंटिंग थी, उनकी जो महंगी गाड़ियाँ थी, उन सबको ईडी ने जब्त किया, बाकायदा उसकी नीलामी की। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था नीरव मोदी और उसके परिवार वालों को लंदन से यहाँ तक लाने का। तो पहला जो स्टेप है वो ईडी ने और भारतीय एजेंसी ने पास कर लिया है। लोअर कोर्ट से एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर आ चुका है। रूल के मुताबिक अब नीरव मोदी के पास 1 महीने का समय बचता है, क्योंकि ये नियम होता है कि जब भी लोअर कोर्ट एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर देता है तो जो एक्यूज होता है उससे अब 1 महीने का समय होगा ताकि वो हाई कोर्ट पे जाके अपील कर सके। नॉर्मल सी बात है कि नीरव मोदी के पास पैसा बहुत है, वो अपनी पूरी जो बैटरी ऑफ लॉयर्स है वो हाई कोर्ट में जाके खड़ा करेगा। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जो यूके के लोअर कोर्ट में जो फैसला आता है उसका फेवर, उसका बेनिफिट भारतीय जांच एजेंसी को जरूर मिल सकता है। गायत्री जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक, आपका और नीरज आपका भी। और आइए बात करते पश्चिम बंगाल की। 5 राज्यों में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही दिग्गज नेताओं की सियासी हलचल बढ़ रही है। 5 राज्यों की चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इस जीत को पक्की करने के लिए बीजेपी के त्रिदेव यानी कि 3 बड़े नेता लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोको सोनार बांग्ला कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने एक मजदूर के घर खाना भी खाया। पीएम मोदी आज दक्षिण के 2 चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी पुदुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पुदुचेरी में दौरे के बाद तमिलनाडु में इस वक्त में मौजूद हैं। चुनावी सभाओं के साथ साथ कई परियोजनाओं को उन्होंने हरी झंडी उनकी तरफ से दिखाई जाएगी तमिलनाडु में। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर, उन्होंने नगांव में महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह वहां महामृत्युंजय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने वाली पूजा में शामिल हुए। बंगाल में 200 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता से लोको सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने बंगाल की सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 294 एलईडी रथ रवाना किए। ममता बनर्जी का किला भेदने के लिए ये रथ रवाना किए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसके लिए वो कोलकाता के उनके घर
और म्यूजियम का दौरा भी उन्होंने किया। लोगों से जुड़ने के लिए बीजेपी लगातार उनके घर पर जा रही है और खाना भी खा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष ने एक जूट मिल मजदूर के यहाँ खाना खाया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष मौजूद रहे। बंगाल में जूट मिल मजदूरों की समस्या काफी बड़ी और ऐसा कर नड्डा ने ये बताने की भी कोशिश की है कि उन्हें जूट मिल मजदूरों की चिंता है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, बैरकपुर जहां पर कल यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन समापन के कार्यक्रम के लिए जेपी नड्डा आपसे कुछ देर पहले संबोधित भी कर रहे थे, क्या कहा गया उनकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल बैरकपुर में ही वो जगह थी जहां पर परिवर्तन यात्रा को रोका गया था। हालांकि तुरंत बाद ही बीजेपी महासचिव और बंगाल मामलों के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय वो वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां धरना दिया और यही था कि जो बीजेपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है उसकी वजह से पुलिस ने टीएमसी सरकार के कहने पर इस यात्रा को रोकने का काम किया। तो आज कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और उस जगह पर उन्होंने साफ साफ ममता सरकार पर निशाना लगाया और साफ कहा कि जो इस तरह से कारखाने बंद हो रहे हैं, जिस तरह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अब समय आ गया है सरकार को बदलने का। और ये जो ममता सरकार है उसकी जो गलत नीयत है और जो नीतियां हैं उनकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी और फैक्ट्रियां यानी कि जो हाल है, जो बेहाल हुआ है, वो उस वजह से हो रहा है। साफ तौर पर आज जेपी नड्डा इससे पहले एक मजदूर मिल कर्मचारियों के घर पर गए थे, वहाँ उन्होंने खाना खाया। तो ये भी एक मैसेज था कि मजदूरों की जो समस्याएं हैं, जो फैक्ट्रियां कारखानों के बंद होने की वजह से जो बेहाली के कगार पर पहुंच गए हैं, वो उन समस्याओं को समझने के लिए उनके घर पर गए। उससे पहले जो वंदे मातरम गीत जिसने लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने पूरे देश में क्रांतिकारियों के बीच में एक अलग जगाने का काम किया था, उनके घर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। यानी कि कोई भी कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। एक रणनीति के तहत आम जन से लेकर और इंटेलेक्चुअल लोगों तक, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है, उस तक अपनी पहुंच बनाने की, उस तक अपनी योजनाएं बताने की पूरी तरह से एक रणनीति बनाई है और उस पर जेपी नड्डा पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इससे पहले 294 विधानसभाओं में एलईडी रथ, जो मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, इसके साथ साथ जनता जुड़े, उनके सुझाव, उनके आधार पर मैनिफेस्टो क्या होगा बीजेपी का, ये एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की है। लौटेंगे यतेंद्र। इससे पहले जेपी नड्डा ने लोको सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की और लोको सोनार बांग्ला का मतलब है लक्ष्य सोनार बांग्ला। लोको सोनार बांग्ला अभियान के जरिए बंगाल की जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, जिनके आधार पर बीजेपी बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र करेगी तैयार। और इस अभियान के जरिए बीजेपी ये भी जानने की कोशिश करेगी कि जनता बंगाल को अगले 5 साल में किस तरीके का बंगाल देखना चाहती है। लोको सोनार बांग्ला के जरिए पार्टी करीब 2 करोड़ लोगों से राय जुटाएगी। बंगाल में इस बार परिवर्तन की बयार का दावा करने वाली बीजेपी परिवर्तन यात्रा के बाद अब लोको सोनार बांग्ला के जरिए अपना लक्ष्य हासिल करना चाहती है। जब हम सोनार बांग्ला की कल्पना करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को विकास में अपना योगदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम कहने के लिए नहीं कह रहे। अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, तो 8,575 करोड़ रुपए का सहयोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अगर हम नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की कनेक्टिविटी की बात करें तो 721 करोड़ रुपए इस कनेक्टिविटी के लिए मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को एक सहयोग के नाते दिया है। अगर हम बात करें हथनिया से दोनिया पुल की, तो 226 करोड़ रुपए खर्च करके यहां का भी विकास करने का काम पकड़ा है। 3 सोलार प्रोजेक्ट्स हावड़ा का, मधुग्राम का और न्यू टाउन का, ये 3 सोलार प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम सामाजिक पेंशन की बात करें तो लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ा है और हमारे कोरोना के संक्रमण में लगभग 30 लाख लोगों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है।
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोको सोनार बांग्ला अभियान के तहत बीजेपी के एलईडी प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी और रवाना किया। जनता तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में बीजेपी के 294 एलईडी रथ घूमेंगे, जिनमें एक सुझाव पेटी भी रखी जाएगी। लोको सोनार बांग्ला अभियान में पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सीधे हिस्सेदारी होगी। 2 करोड़ लोगों से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे, जिनका उपयोग बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करने में करेगी। बीजेपी का लक्ष्य है सोनार बांग्ला और इसके तहत आज शुरू किया गया ये नया कैंपेन लोको सोनार बांग्ला। इसके तहत जगह जगह पर पश्चिम बंगाल के हर एक विधानसभा के लिए एक टैबलो तैयार किया गया है। हर विधानसभा में जाकर जगह जगह घूमकर लोगों से ये सुझाव लिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं बंगाल, कैसे उनका बंगाल सोनार बंगाल बन सकता है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें अगर दिखाऊं तो ये पहली बार ये जो टैबलो तैयार किए गए हैं इसमें एलईडी स्क्रीन्स भी लगे हैं। काफ़ी बड़े बड़े ये एलईडी स्क्रीन्स हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के संदेश जो है वो चलाए जाएंगे और लोगों से ये पूछा जाएगा कि वो क्या कहेंगे। कार्ड्स बनाए गए हैं जिस पर सजेशन के लिए, जिस पर लोग अपना सुझाव लिख करके और पेटी में डालेंगे। उसके बाद ये जो सुझाव है लोगों के, इनके आधार पर बीजेपी उनका क्या मुद्दा है, क्या लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, ये साफ होगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है लक्ष्य सोनार बांग्ला? ये आगामी चुनाव केवल सत्ता बदलने का चुनाव नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ एक नया मुख्यमंत्री हो तो आना ही है, नया सरकार आना ही है, मगर हमारा लक्ष्य है केवल सत्ता बदल नहीं, ये प्रदेश को बदलना। ये प्रदेश जो प्राय 5 दशकों से ख़त्म हुआ है उसको सोनार बांग्ला बनाना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव से पहले घमासान जारी है। लगता है कि ममता सरकार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से डर गई है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर और इसी बीच बंगाल के बैरकपुर में होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मिली मंजूरी रद्द कर दी गई है। बैरकपुर के नेहाती में ये परिवर्तन यात्रा होनी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इस यात्रा को इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद बंगाल बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पहले परमिशन देकर और फिर रैली के लिए मना कर दिया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर यह रोक लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विरोधियों को रोका जाता है। भाजपा नेता शमीक भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। दादा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बंगाल में हैं, लेकिन पुलिस परमिशन नहीं दे रही है परिवर्तन यात्रा को। परिवर्तन यात्रा का रूट को लेकर कुछ प्रॉब्लम खड़ा किया पुलिस अनबक पर, लेकिन मीटिंग से कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा मीटिंग जहाँ का वही हो गया और जहाँ तक रूट का सवाल है बातचीत चल रहे हैं, लेकिन हम लोग का यात्रा रोकने वाला नहीं है। एक समय था जब ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था, आज ये जनता की यात्रा हो गया। ये कम से कम जन गण मन यात्रा हो गया, इसलिए इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इससे पहले कल बैरकपुर के काचड़ापाड़ा इलाके में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोक दिया गया था और उसके बाद बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती उनकी यात्रा को रोका। साफ है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे टीएमसी डरी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश जुनून के साथ आम लोग जिस तरह बीजेपी के समर्थन में दिख रहे हैं, उससे ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। और आइए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बंगाल के लोगों से जुड़ने और अपनी जीत पक्की करने के लिए लगातार काम कर रही है मिशन बंगाल पर लगे बीजेपी के नेता बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। बंगाल में इस बार परिवर्तन की बयार का दावा करने वाली बीजेपी कभी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा तो कभी एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान शुरू करती है और इसके अलावा आम लोगों से जुड़ने के लिए पार्टी के नेता लोगों के घर खाना भी खाते हैं। इसके अलावा आज पार्टी ने लोको सोनार बांग्ला अभियान की भी शुरुआत कर दी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोलकाता से। कोलकाता पुलिस ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कोलकाता में आज होने वाली रैली को इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इस रैली को रद्द कर दिया गया। पुलिस से इजाजत नहीं मिलने की वजह से अब ये रैली नहीं होगी। ओवैसी आज रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करने वाले थे, लेकिन उनकी रैली को इजाजत नहीं दी गई। एआईएमआईएम की निगाह मालदा, दक्षिण 24 परगना,
दिनाजपुर मुर्शिदाबाद पर है। मुस्लिम बहुल ये इलाके हैं और इन इलाकों में ओवैसी सेंधमारी की तैयारी में है, जिससे टीएमसी को वोट कटने का खतरा सता रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी है। अभिनेत्री पायल सरकार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुई। हमारे साथ पायल सरकार हैं, अभिनेत्री हैं, आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो पायल चुनाव लड़ेंगी? इच्छा तो है, इच्छा है, देखते हैं आगे। कैसे बीजेपी में शामिल हुई, क्या आइडियोलॉजी, क्या अंतर पड़ा? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन बीजेपीज आइडियोलॉजी बिकॉज मुझे लगता है कि जितना जोश के साथ, जो विगर के साथ बीजेपी काम करता है वो पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वही जोश, वही विगर बंगाल में भी आए। बंगाल के सारे लोग यही चाहते हैं, और आज से बेटर दिन ये हो नहीं सकता क्योंकि आज लोको सोनार बांग्ला लॉन्च हुआ है। सो वेयर दे विल बी सीकिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक व्यूज़। मुझे लगता है ये बहुत, मतलब जो ये छोटे लेवल पे जहाँ से ये शुरू हो रहा है ना, बहुत छोटी जगह से, कि हर एक इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना राय देना, अपना व्यूज़ सामने रखना। ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप। और ऐसे करके अगर हम लोग हम लोग सब बंगाल के सारे लोग यही चाहते हैं कि बंगाल का जो पुराना जो उसका कल्चर है, उसका जो एजुकेशन है, उसका जिस तरह से बंगाल पहले रिप्रेजेंट करती थी पूरे देश में अपने आप को, वो वापस आए। पायल, बहुत सारी फिल्मी जगत की हस्तियां आ रही हैं, कुछ तो टीएमसी में भी जा रही हैं, उनसे क्या कहेंगे? आपके दोस्त भी हैं? उनसे यही कहेंगे, आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में स्कूटर चलाती हुई दिखाई दी। ममता स्कूटर लेकर सड़कों पर निकल पड़ी और इस दौरान कई अधिकारी भी उनके साथ चल रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूटर चलाने के दौरान ममता कई बार गिरने से भी बची। तो ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी स्कूटर चलाते हुए, कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल, और इसी कड़ी में वो सचिवालय तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी पहुंची। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से स्कूटी पर सवार होकर ममता बनर्जी, हालांकि कई बार वो गिरने से भी बची हैं। तो महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, जहां एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है बंगाल में, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक सुबह की तस्वीर, स्कूटर पर पीछे बैठी हुई दिखाई दी थी ममता बनर्जी, बाकायदा गले में एक पोस्टर डाला हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर, स्कूटर चलाने की कोशिश की और इस दौरान वो कई बार गिरने से बची। आपको बता दें, ये अलग अंदाज ममता बनर्जी का आज दिखाई दिया। सुबह दफ्तर जाते वक्त उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाया और ई स्कूटर की सवारी की, और एक ई स्कूटर पर पीछे बैठकर वो घर से दफ्तर तक पहुंची। और इस दौरान उन्होंने गले में तेल की महंगाई का विरोध करने वाला बाकायदा एक पोस्टर भी लटकाया हुआ था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ही है ये तस्वीर। शाम को जब दफ्तर से लौटने का वक्त हुआ तो ममता बनर्जी स्कूटर चलाने लगी। हालांकि ममता बनर्जी को स्कूटर चलाना नहीं आता और इसलिए उनके साथ लगातार कुछ लोग चलते रहे जो स्कूटर को संभाल रहे थे। उधर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, अब इस बारे में जानकारी देना जरूरी होगा। रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी भी जानकारी देनी होगी। सरकार के इस कदम के बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार चल रही मनमानी नहीं चलेगी। It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए
बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. इसकी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस को गृह मंत्री अमित शाह ने जरूरी बताया। उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट कर क्या लिखा ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। आज जिन नियमों का ऐलान किया गया वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित करने के साथ उन्हें सशक्त बनाएंगे। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 14 साल की लड़की जो है टेबल टेनिस की जान और हरियाणा की शान। मेरा नाम सुहाना सैनी है, मैं 14 इयर्स की हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसे जीतना पसंद है, जो 6 साल की उम्र से ओलंपिक्स गोल्ड जीतने की तैयारी में है। नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है, जो 2022 में होंगे। ये है यंग जीनियस, जो टेबल टेनिस में अंडर 15 की चैंपियन है और दुनिया में जिसकी रैंकिंग 22 की है, जिसके पास मेडल्स का अंबार है और यूएस ओपन समेत 29 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की सुहाना सैनी के साथ। 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चलिए लाओ भाई, पानी लाओ, डूब जाता हूँ इसमें। जिसकी माँ है उसकी गुरु, जिसने अपनी माँ को टेबल टेनिस में हराने वाली खिलाड़ी को